हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 1, जिसमें हमने देखा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें हमने देखा था इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, पार्टीशन क्यों हुआ, अब पार्टीशन के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी, हमने ये देखा। गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच लिया, गवर्नमेंट ने कैसे रिहेबिलिटेशन को कैसे प्लान किया, इन सब चीजों के बारे में हमने कल देखा था। लगभग बेसिक्स आइडिया हमने ले लिया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में जो चीजें हमने पार्ट 1 में नहीं किया था, बाकी रह गया था, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहां हुई थी, एक तो इंडिया जो आजादी के टाइम पे जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो पूरा इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं था। इंडिया का लगभग 1/3 पार्ट जो था वो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब ऐसे राजा रजवाड़े जो थे तो ब्रिटिश के अंडर में ही, लेकिन डायरेक्टली वहां पर रूल जो है ब्रिटिश नहीं करते थे। वहां पे रूल कौन करता था? वहां पे रूल करते थे राजा रजवाड़े, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को जो है टैक्स पैसे वैसे दिया करते थे। तो 1/3 इंडिया की जो जमीन थी वहां पे कौन रूल कर रहा था? राजा रजवाड़े, जिनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। ठीक है, एक दिक्कत ये थी। दूसरा क्या था? इंडिया का 1 आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस, मतलब हर चौथा इंसान कहीं ना कहीं इसी प्रिंसली स्टेट में रहता था। ठीक है ना, 4 में से हर एक इंसान किसी न किसी प्रिंसली स्टेट में रहता था। अब क्या हुआ कि इंडिया 2 पार्ट में है, एक है ब्रिटिश इंडिया जो ब्लैक में आप देख रहे हो, दूसरा जो व्हाइट में है ये है प्रिंसली स्टेट। अब दिक्कत क्या हुई, ब्रिटिशर्स ने जब इन प्रिंसली स्टेट पे कब्जा किया था तो इनको पैरामाउंटेंसी के अंदर रखा था कि भाई आप हमारी जो सुपीरियरिटी है अंग्रेजों की उसको मानोगे, उसके बदले में हम आपको इतना इकोनॉमी दे देंगे कि आप रूल करो। अब ब्रिटिशर्स चले गए। अब इन राजा रजवाड़ों को लगा भैया अंग्रेज तो गए तो पैरामाउंटेंसी खत्म, हम तो फिर से आजाद हो गए। अब दिक्कत ये हो गई कि आजादी के बाद कहीं एक जो प्रिंसली स्टेट है ऐसा ना बोल दे हम अपना अलग देश बनाएंगे। भैया बलूचिस्तान अलग देश होगा पाकिस्तान में और हैदराबाद अलग देश होगा इंडिया के अंदर। यह दिक्कत हमारे सामने आ गई। ये हमारे जो देश का मैप हम रोज देखते हैं, इसके लिए खतरा बन गया। अब इससे निकलना कैसे है, इसके लिए पिक्चर में आएंगे हमारे जो इंडिया के आर्किटेक्ट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इंडिया के आयरन मैन कहे जाते हैं। वो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बोला भैया कि देखो मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा हूं। किससे डिस्कशन किया? लॉर्ड माउंटबेटन से, कि हम इन स्टेट के पास जाएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे भैया प्लीज आप इंडिया के अंदर शामिल हो जाओ। कैसे? पहले तो पॉपुलर विल ऑफ द पीपल, क्योंकि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही लोग चाहते थे इंडिया 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 के साथ रहना। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे प्लेबसाइड करवाना पड़े, या लोगों के जो पॉपुलर विल के खिलाफ मुनाफ तो नहीं जाएंगे, राजा महाराजा बोलेंगे इंडिया में शामिल हो जाओ। दूसरा क्या था? जो राजा महाराजा तब भी नहीं रेडी हो रहे हैं उनको बोला भैया हम आपको दे देंगे ऑटोनॉमी, मतलब महाराज बस आप एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आर्मी को छोड़ के सब आपके पास रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऑटोनॉमी दे देंगे। और तीसरा क्या था? कुछ ऐसे स्टेट जिनको जो इंडिया के बीच में हैं, जिससे इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को दिक्कत हो सकता है। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो नॉन निगोशिएबल, बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मान रहे हो तो मान रहे हो, नहीं तो गन से मनवाएंगे। 3 तरीके अपनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोशिश किया कि स्टेट को इंडिया के अंदर मिला ले, जो प्रिंसली स्टेट थे। अब एक केस स्टडी है बेटा, हैदराबाद की बात करते हैं। बेटा हैदराबाद उस जमाने में दुनिया में जो बड़े अमीर देश जो स्टेट हुआ करते थे, अमीर जो किंगडम हुआ करते थे, उसमें से एक आता था। और इंडिया का तो सबसे अमीर स्टेट था प्रिंसली स्टेट। वहां का जो निजाम था उसके पास तो कितने पैसे थे, और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा जो है प्रिंसली स्टेट था। और वहां का निजाम था, उसने बोला भैया हमें अभी चाहिए टाइम। उसने बोला कि इंडिया को अभी मुझे टाइम दो, मैं सोचूंगा कि इंडिया के साथ शामिल होना है कि नहीं।
लेकिन इंडिया को डाउट हो गया था, भैया इसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो साइन कर लिया है लेकिन ये डिले कर रहा है। तो फाइनली क्या किया सरकार ने, जो वहां की कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे करके पब्लिक को बोला इसके ऊपर प्रेशर बनाओ। जो पीजेंट थे तेलंगाना के, विमेंस थी, उन्होंने निजाम के खिलाफ धीरे धीरे करके अपराइजिंग शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने अपराइजिंग आंदोलन शुरू किया, जो निजाम के रजाकार थे, ये रजाकार कौन थे बेटा? ये रजाकार जो थे वो निजाम की प्राइवेट आर्मी थी, बहुत ही खतरनाक। उन्होंने क्या किया, पब्लिक के ऊपर ही अटैक करना चालू किया जो विरोध कर रहे थे। इससे क्या हुआ, लोग हो गए परेशान और सरकार को मिल गया एक मौका कि आप निहत्थे लोगों पे गोली चला रहे हो रजाकारों की हेल्प से। और फाइनली सरकार ने रेजोल्यूशन ले लिया सितंबर 1948 में और शुरुआत कर दिया ऑपरेशन पोलो। मतलब अब छोड़ेंगे नहीं, और पूरे हैदराबाद को अपने अंडर में कर लिया विद इन 1 और 2 डेज के अंदर इंडियन आर्मी ने। ठीक है, निजाम ने पहले मानने से मना कर दिया। सरदार जी ने समझाने की कोशिश किया, भैया मान जाओ, लेकिन निजाम तो माना नहीं। ये निजाम का फोटो नहीं, हालांकि निजाम मानने से मना कर दिया। फिर फाइनली सरदार पटेल ने इंडियन आर्मी की हेल्प से ऑपरेशन पोलो चलाया और निजाम को उखाड़ फेंका और फाइनली हैदराबाद बन गया इंडिया का पार्ट। दूसरा जो केस स्टडी है बेटा, वो है मणिपुर का। मणिपुर आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक स्टेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, मेरी कॉम वहीं से आती है। अब मणिपुर के अंदर दिक्कत क्या थी, महाराजा जो थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि ठीक है मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरी जो सबसे अच्छी चीज हुई मणिपुर के अंदर, वहां पे पहली बार पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो 18 साल के ऊपर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, जेंडर के हो, सबको वोटिंग राइट दिया गया और सबने वोटिंग किया और वहां पर लेजिस्लेचर आ गया। बट जो लेजिस्लेचर आया ना, वो बड़ा फ्रैक्चर्ड था। कुछ लोग बोले थे इंडिया में शामिल हो, कुछ लोग नहीं हो, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था इंडिया के मर्जर को लेके। लेकिन जब सरकार को पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इतना प्रेशर बनाया महाराजा के ऊपर, डिप्लोमेटिक प्रेशर, कि मान रहे हो या पहुंचे लेके जन्म हो गया। फाइनली महाराजा माने और मणिपुर बन गया इंडिया का स्टेट। अब अगर आप देखोगे हैदराबाद और मणिपुर को अगर हम कंपैरिजन करें, तो जो है हैदराबाद चारों साइड से सराउंडेड है इंडिया के, वहीं पे मणिपुर इंडिया के एक साइड में है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार के बॉर्डर पे है। अगर हमें जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कनेक्ट होना है तो मणिपुर हमारे लिए गेटवे है। दूसरा, अगर आप देखोगे यहां पर क्या दिक्कत थी, रजाकार बहुत ही वायलेंट तरीके से पब्लिक को परेशान कर रहे थे। यहां पर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, थोड़ा बहुत प्रेशर से काम हो गया, मिलिट्री एक्शन लिया गया, यहां पे पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया। फाइनली 1949 को मणिपुर इंडिया में शामिल हो गया। यहां पर क्या हुआ, सिक्योर किया लार्जेस्ट, वेल्थिएस्ट और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री स्टेट इंडिया में आया, और ये ऐसा स्टेट बना जिसने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से क्या करवाया, वोटिंग करवाया। अब लास्ट में अगर आप देखोगे तो अब हम आ गए हैं, हमारे देश का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब दिक्कत क्या आई कि हम जो अंग्रेज जो थे ना, ब्रिटिशर्स जो थे ना बेटा, उन्होंने जो इंडिया में स्टेट बना के रखे थे ना, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ऐसी प्रेसिडेंसीज बना के रखे थे। अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करूं तो बॉम्बे के अंदर कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ गुजरात, सम पार्ट ऑफ सिंध, सिंध में सिंधी बोल रहे हैं, गुजरात में गुजराती बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं, और जो है कर्नाटका में लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं। इतने सारे लैंग्वेज को मिला के एक स्टेट बना दिया। तो अब हुआ क्या, जैसे ही देश आजाद हुआ ना, लोगों को लगा भाई कि हमारा जो स्टेट होगा वो एक लैंग्वेज वाला होना चाहिए, मराठी स्पीकिंग लोगों का महाराष्ट्र स्टेट होना चाहिए, गुजरातियों का गुजरात वाला स्टेट होना चाहिए, ऐसे लोगों की उम्मीद थी। और इससे पहले जो 1920 में सेशन हुआ था कांग्रेस का नागपुर के अंदर, नागपुर मध्ये काय झाला, नागपुर के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें जो है हमने कांग्रेस ने पहले बोल दिया था कि जैसे ही देश आजाद होगा हम स्टेट बनाएंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे लिंग्विस्टिक बेस पे। इन्होंने किया था प्रॉमिस। अब कांग्रेस ने कर दिया पिंकी प्रॉमिस, अब तो उनको मानना पड़ेगा। फाइनली क्या हुआ, जैसे ही देश आजाद हुआ, बहुत सारे लीडर
जो है उनके ऊपर ही प्रेशर आ गया कि अब तो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ेगा। लेकिन लीडर डर रहे थे। उन्होंने बोला अभी तो बंटवारा हुआ है देश का, अगर हमने लैंग्वेज के नाम पे स्टेट बना दिया तो क्या पता चले और देश का बंटवारा हो जाए, जैसे बांग्ला के नाम पे बांग्लादेश बन गया एक्सेट्रा। हालांकि बांग्लादेश बाद में बना, लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं लैंग्वेज के नाम पे लोग जो है ना देश से अलग होने की बात न करने लगे, इसीलिए लोग डर रहे थे। बट हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई, इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई आंध्र प्रदेश में, जहां पर विशाल आंध्रा की डिमांड सबसे पहले रखी गई कि भैया जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है ना, उनको मद्रास जो प्रेसिडेंसी से निकालो, हमारा एक अलग स्टेट होगा तेलुगु स्पीकिंग लोगों का। लेकिन सरकार जो है थोड़ा आनाकानी कर रही है, बनाए कि नहीं बनाए, कहीं लोग अलग देश की मांग न करने लगे, लोग होने लगे कंफ्यूज। फाइनली जो एक गांधीयन लीडर थे, जो गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, वेटरन लीडर थे, उन्होंने बोला अगर आपने आंध्र प्रदेश नहीं बनाया तो मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, पोटी श्रीरामुलु। और इन्होंने लगभग 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया। हंगर स्ट्राइक करने के बाद इनकी डेथ हो गई। जैसे ही इनकी डेथ हुई, पूरे आंध्र प्रदेश में वायलेंस होने लगा, लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई हमारा एक लीडर मर गया, हमें एक अलग स्टेट चाहिए, आप बना ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो। फाइनली सरकार ने बोला ठीक है, सरकार ने मान लिया, नेहरू जी ने मान लिया कि ठीक है हम आंध्र प्रदेश की बात मान लेते हैं। लेकिन ऐसे काम तो चलेगा नहीं। मराठी लोग बोलेंगे आमचा स्टेट कुठे है, हमारा स्टेट किधर है। यूपी वाले बोलेंगे, बिहार वाले बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टेट वाले बोलेंगे भैया हमारा स्टेट कहां है, हमें भी अलग स्टेट चाहिए। बंगाली गाने में दिक्कत है, तमिल का अलग, मलयालम का अलग दिक्कत है। तो सरकार ने फाइनली बोला कि भैया इस पे कमेटी बनाते हैं और देखते हैं कि कमेटी का क्या रिकमेंडेशन आता है, क्या हमें करना चाहिए, इससे खतरा है या नहीं है। फाइनली सरकार ने एक कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एक काम दिया गया कि भैया चेक करो 1953 में कि क्या लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाने से देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कोई खतरा तो नहीं है। अब इन्होंने इस काम दे दिया 1953 में। फाइनली जो है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने बोला भैया जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट बना दो। 14 स्टेट हमारे यहां बन गए, 14 स्टेट हमारे यहां बन गए और 6 यूनियन टेरिटरी हमारे यहां बन गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने बोला भले ही लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बन रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई सेसेशन की बात करे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां पर एक से ज्यादा लैंग्वेज भी उस वक्त थी 1956 में। जैसे उस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट थे जिनका नाम था बॉम्बे स्टेट। तो फाइनली 14 स्टेट बन गए और 6 यूनियन टेरिटरी हमारे यहां बन गई। ये जो आप मैप देख रहे हो ये तो हालांकि हमारा करंट में मैप है। उस टाइम पे झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड है और हरियाणा है, इसमें थोड़ा सा नेम अलग दिख रहा होगा आपको। तो बेटा ये जो है ना, एक स्टेट तो बाद में बने, तो 14 स्टेट इंडिया में बन गए और 6 यूनियन टेरिटरी बन गई। ये तो हालांकि प्रेजेंट में हमारा जो मैप है वो इंडिया का मैप है। तो बेटा अगर आप देखो इंडिया में स्टेट बनने की शुरुआत हुई, सबसे पहले तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया 1953 में और 1956 में 14 स्टेट बन गए, 6 यूनियन टेरिटरी बन गई। फिर फाइनली 1960 में 1960 में महाराष्ट्र के लोग बोले आम्हाला पाहिजे सेपरेट स्टेट, हमें चाहिए एक अलग से स्टेट। बहुत सारी लड़ाई हुई हुतात्मा चौक है मुंबई के अंदर, जहां पे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था महाराष्ट्र के लिए उनकी याद में बनाया गया है। तो फाइनली बॉम्बे को डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट, 2 स्टेट बनाया गया 1 मई को, जिस दिन मजदूर दिवस मनाते हैं उस दिन हमारे यहां महाराष्ट्र और गुजरात 2 सेपरेट स्टेट बनाए गए। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में काफी चेंजेस किए गए। आप 1963 से 87 के बीच में देखोगे तो सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे बहुत सारे स्टेट। फाइनली अरुणाचल को भी स्टेट बोर्ड दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट में बनाए गए। 1966 में पंजाब और हरियाणा, पहले पंजाब के अंदर थे, पंजाब और हरियाणा हिमाचल को अलग स्टेट बनाया गया, इनको भी अलग कर दिया गया। ये स्टेट देखिए लैंग्वेज के नाम पे लगभग बने हैं, यहां पर एथनिसिटी के नाम पे बने हैं, यहां पे लैंग्वेज के नाम पे बने हैं। बट 2000 आते आते इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट थे ना, वो बोले भले ही हमारी लैंग्वेज हिंदी है बट कुछ स्टेट का कुछ ऐसा पार्ट है जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे एरिया डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। तो फाइनली 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से निकालकर छत्तीसगढ़ बनाया गया।
यूपी से निकालकर उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से निकालकर झारखंड बनाया गया, क्योंकि ये ऐसे रीजन थे जहां पे लोगों को लग रहा था हमारा तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। बिहार, जो झारखंड के लोगों को लग रहा था सारे जो बिहार के, जो बिहार वाला पार्ट अभी है, वहां के लोग आगे सारा हमारा रिसोर्स पे चले जा रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। उत्तराखंड वालों को लग रहा था कि सारा पहाड़ों पे तो यूपी के बाकी लोगों का कब्जा हो रहा है, सारा मुख्यमंत्री वहां से बन रहा है, हमें रिसोर्स नहीं मिल रहा है। फाइनली इन्होंने डिमांड किया और ये स्टेट बन गया। अब देखो आंध्र प्रदेश बन चुका है, 1953 रिओर्गेनाइजेशन हो चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना जो रीजन है, जो हैदराबाद के आसपास का एरिया है, वहां के लोग बोले नहीं भैया हमारे यहाँ डेवलपमेंट कम है, हमें एक अलग स्टेट चाहिए तेलंगाना। तो फाइनली कांग्रेस जाते जाते एक स्टेट बना के गई। कौन सा स्टेट बना के गई? तेलंगाना। ये तो हो गया बेटा अभी तक जो स्टेट हमारे यहां बने हैं जिनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। बात एक खत्म नहीं हुई है, बहुत सारे स्टेट की डिमांड और है। अगर आप देखोगे गोरखालैंड की डिमांड, जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल है, सिलीगुड़ी के ऊपर वाला गोरखालैंड की डिमांड है। यूपी में पूर्वांचल की डिमांड है, बुंदेलखंड की डिमांड है, महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन, विदर्भ स्टेट की डिमांड है, बहुत सारे, जो राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश की डिमांड है। तो डिमांड बहुत सारे स्टेट की है। तो फाइनली हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम पीवाईक्यूज भी लेकर आएंगे फ्रेंड्स। जो भी अभी तक हमने करवाया है इसमें आज से 5 साल पिछले कितने भी क्वेश्चन आए हो, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन को हम यहां पे आपको करवाएंगे, ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।